हेलो एवरीवन। ये बात जगजाहिर है कि सेंटर और तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट के बीच के रिश्ते इतने मधुर नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पंबन ब्रिज के इनॉग्रेशन के लिए आए थे। रामेश्वरम में पंबन ब्रिज का इनॉग्रेशन था। इसमें प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी तो थी, पर इसमें तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन एब्सेंट थे। और इसी तरह से और भी बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जिससे हमें ये पता है कि इनके बीच के रिलेशंस जो हैं वो प्रॉब्लम में हैं। और इसी को और ज़्यादा हाईलाइट करते हुए एक और डेवलपमेंट देखने को मिला तमिलनाडु में ही। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने एक कमेटी सेटअप की है जिसमें वो एनालाइज करेंगे कि किस तरह से सेंटर और स्टेट के रिश्ते और मधुर किए जा सकते हैं। दरअसल तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि सेंटर अपनी पावर मिसयूज़ करता है। सेंटर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के जरिए, जैसे कि गवर्नर जो है उनको कह दिया कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है स्टेट की, उसने जो भी बिल पास किया है उसको आप एसेंट मत दीजिए। या फिर दूसरे इंस्टीट्यूट जैसे CBI के जरिए वहाँ की गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को हैम्पर करने का एलिगेशन जो है तमिलनाडु लगाता है। तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि सेंटर इंस्टीट्यूट्स के ज़रिए, फाइनेंसेस के ज़रिए कि स्कीम के लिए फंडिंग नहीं दी, इस तरह से अपनी पावर्स का मिसयूज़ करता है और स्टेट को कमज़ोर करने की कोशिश करता है। और इसी एलिगेशंस के चलते तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट ने एक कमेटी सेटअप की है। इस कमेटी का नाम है कमेटी फॉर स्टेट ऑटोनॉमी। ये कमेटी का काम क्या है वो हम जानेंगे, पर पहले देख लेते हैं कि इसके मेंबर्स क्या हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं कि तमिलनाडु ने इस तरह के सेंटर और स्टेट रिलेशंस को हाईलाइट करते हुए पहले भी कमेटी इस्टेब्लिश की है। फॉर एग्जांपल, राजमन्नार कमेटी, जिसके बारे में आपने या तो पढ़ा होगा या कहीं सुना होगा, वो तमिलनाडु ने ही इस्टेब्लिश की थी। तो तमिलनाडु की एक हिस्ट्री रही है कि जब सेंटर स्टेट रिलेशंस में उन्हें लगता है कि सेंटर अपनी पावर को मिसयूज़ कर रहा है तो वो फिर इस तरह की कमेटीज़ को इस्टेब्लिश करते हैं। क्या इनसे चीज़ें हासिल होती हैं, बात करेंगे हम इस पे इसी वीडियो में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और लेट्स क्रैक UPSC CSE में आपका स्वागत है। ये जो कमेटी बनाई गई है इसमें 3 सदस्य हैं। कमेटी फॉर स्टेट ऑटोनॉमी इसका नाम है। आप देख सकते हैं कि स्टेट कैसे अपनी ऑटोनॉमी रिस्टोर कर सकते हैं या फिर सेंटर के इंटरफेरेंस के बिना किस तरह से अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, पावरफुल कर सकते हैं, इसलिए ये कमेटी बनाई गई है। 3 मेंबर्स की इस कमेटी में चेयरपर्सन होंगे क्यूरियन जोसेफ, जो कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैं। उनके अलावा जो 2 और मेंबर्स हैं उसमें है एक फॉर्मर IAS ऑफिसर अशोक वर्धन शेट्टी और एक है इकोनॉमिस्ट M नागनाथन। ये तीनों मेंबर्स की कमेटी है जिसके चेयरपर्सन एज आई हैव मेंशन्ड क्यूरियन जोसेफ होंगे। अब इस कमेटी का पर्पस क्या है? सेंटर स्टेट रिलेशंस को मधुर करना है, एक तो ये पर्पस है। दूसरा है कि फेडरल स्ट्रक्चर जो है उसको रीबैलेंस करना। रीबैलेंस करने का मतलब है कि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें हमें पता है कि सेंटर को कुछ एक्स्ट्रा पावर्स हैं, स्टेट को रिलेटिवली कम पावर हैं। तो जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है उसमें स्टेट कैसे ऑटोनॉमसली ऑपरेट कर सकते हैं या फिर वो अपनी पावर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये कमेटी उस फील्ड को भी एक्सप्लोर करेगी। बेसिकली सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, लॉज, पॉलिसीज और को एग्जामिन करेगी और फिर पता करेगी कि कैसे जो सब्जेक्ट्स हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट में हैं, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों को अधिकार है कि वो लॉज बना सकते हैं, पर आप ये जानते होंगे कि अगर दोनों ने लॉज बनाए हैं और कुछ कॉन्ट्रडिक्शन डेवलप होता है तो सेंटर की ज़्यादा चलती है, स्टेट के लॉज जो हैं वो कम अप्रूव होते हैं। तो ये जो चीज़ है इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? बेसिकली 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में कुछ स्टेट के सब्जेक्ट्स को कॉन्करेंट में शिफ्ट कर दिया गया था। एजुकेशन उसका एक एग्जाम्पल है, जिसमें एजुकेशन पहले एक स्टेट सब्जेक्ट हुआ करता था, अब वो कॉन्करेंट लिस्ट में है। तो ये जो कमेटी है ये एग्जामिन करेगी कि कैसे उन सब्जेक्ट्स को फिर से स्टेट के कंट्रोल में लाया जा सके। ठीक है, पर्पस जो है वो इतना है इस कमेटी का। रिपोर्ट कब आएगी उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पर उसके पहले अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को लेके मेरे पास एक अनाउंसमेंट है जिसमें हम आपको फ्लैट 60% का ऑफ दे रहे हैं और साथ में 12 महीने का एक्सटेंशन भी दे रहे हैं।
ये सब्सक्रिप्शन में आप कौन कौन सी बैचेस एक्सेस कर सकते हैं उनका लिस्ट यहाँ पर है। अगर आप 2026 का टारगेट ईयर ले रहे हैं, मतलब आप 2026 का प्रीलिम्स लिखने वाले हैं, तो हमारे पास 3 बैचेस हैं, इग्नाइट, आरंभ और प्रारंभ। इग्नाइट में पूरी तरह से इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा आपको, आरंभ में आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा जैसे हम बात कर रहे हैं, और प्रारंभ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। ये बैचेस लाइव हैं, आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। अगर आप 2028 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए हमारे पास नीव बैच है। एनरोल करने के लिए आपको कोड MM05 का इस्तेमाल करना होगा, जिसमें MM स्टैंड्स फॉर मोनिका मानधन्या। अच्छा, अगर आप 2025 का ही प्रीलिम्स देने वाले हैं तो उसके लिए भी हमारे पास एक कोर्स है, हमारा क्रैश कोर्स है, जिसमें हम आपको जनरल स्टडीज़ और CSAT दोनों सब्जेक्ट्स की तैयारी कराते हैं, दोनों के सब्जेक्ट्स की तैयारी कराते हैं। और अगर आपको ये कोर्स का इस्तेमाल करके आपका प्रीलिम्स निकलता है तो मेंस के भी सब्सक्रिप्शन हम आपको फ्री में अवेलेबल करा देंगे। कोड वही है MM05, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट में भी आप देख सकते हैं, इसका लिंक अवेलेबल होगा। चलिए अब वापस टॉपिक पे आते हैं। पहले बात करते हैं कि ऐसे कौन से इश्यूज हैं जिसके कारण तमिलनाडु को लगता है कि सेंटर अपनी पावर का मिसयूज करता है। जो इश्यूज हैं उनको आप ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना रखा है। इसमें से 2 इश्यूज के बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि वो थोड़े से कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं, वो दिखते ही रह हैं लगातार ही, और थोड़े मेजर कंसर्न है, उसमें मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको चीज़ें। सबसे पहला इशू है एजुकेशन को लेके। देखिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एजुकेशन जो है वो शिफ्ट कर दिया गया था कॉन्करेंट लिस्ट में, मतलब सेंटर भी उस पर लॉज बना सकता है और स्टेट भी उस पर लॉज बना सकता है। तो इस एजुकेशन को लेके विवाद चलता रहता है क्योंकि तमिलनाडु जो है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उससे सहमति नहीं रखता है। उसके अलावा उनके और भी कंसर्न्स हैं, जैसे नीट का जो एग्ज़ाम है जो मेडिकल एंट्रेंस के लिए होता है, वो भी तमिलनाडु चाहता है कि वो उनके स्टेट में ना हो। क्यों नहीं होता, थोड़ा सा इंतज़ार करिए, बात करेंगे इस बारे में। टैक्सेशन जो है उसको लेके भी कंसर्न है। तमिलनाडु का ऐसा कहना है कि टैक्सेशन के चलते तमिलनाडु जो है वो उसका जो कंट्रीब्यूशन है GDP में वो सेकेंड लार्जेस्ट है। स्टेट्स में अगर बात करें हम तो सबसे पहले महाराष्ट्र है और फिर सेकेंड लार्जेस्ट GDP का कंट्रीब्यूशन अगर स्टेट वाइज देखें तो सेकेंड तमिलनाडु ही है। तो तमिलनाडु टैक्स में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करता है पर उतना रिटर्न उन्हें नहीं मिलता है। तीसरा कंसर्न है फिस्कल डिवोल्यूशन का। तमिलनाडु ने ओपनली GST, तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ओपनली GST का क्रिटिसिज्म किया है कि कैसे GST को इस्तेमाल करके स्टेट की फिस्कल ऑटोनॉमी ले ली गई, कि किस चीज़ को लेके कितना टैक्स लगाना चाहिए वो स्टेट के अब अधिकार में है ही नहीं। तो फिस्कल डिवोल्यूशन जो है कि स्टेट्स अपने फाइनेंसेस खुद रेज कर पाएँ, ये भी अधिकार उनसे छीन लिया गया। ये तीसरा इशू है। चौथा जो है वो डिलिमिटेशन से रिलेटेड है। डिलिमिटेशन में जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है कि 2026 के बाद जो भी सेंसस होगा उसके हिसाब से हम सीट्स का रिवीजन करेंगे। हम पार्लियामेंट की सीट्स का रिवीजन करने वाले हैं। तो ये पता है हमें कि पार्लियामेंट की सीट्स बढ़ेंगी। अब ये सीट्स जो हैं उस किस बेसिस पे बढ़ेगी, उसमें पॉपुलेशन का एक क्रूशल रोल रहेगा कि जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है उन स्टेट्स को ज़्यादा सीट्स मिलने वाली हैं। अब ऐसे में सदर्न स्टेट्स जो हैं जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें और पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की हैं, वो देखेंगे कि उनका जो सीट का परसेंटेज है वो कम हो जाएगा। और यही कंसर्न वो टाइम एंड अगेन रेज करते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल करके सदर्न स्टेट्स ने तो अच्छा किया है, तो आप उनसे उनका लोकसभा का रिप्रेजेंटेशन मत छीनेगा, क्योंकि एक तरीके से तो आप उन स्टेट्स को पनिश कर रहे हैं जिन्होंने पॉपुलेशन को कर्ब करके अच्छी तरीके से रिफॉर्म्स लेकर आए हैं। तो ये कुछ मेजर कंसर्न्स हैं जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट टाइम एंड अगेन रेज करती रहती है। अब इसमें 2 कंसर्न्स जो हैं उनके बारे में और बात करते हैं। मैंने कहा कि तमिलनाडु चाहता है कि नीट का एग्ज़ाम जो है वो वहाँ पर ना हो। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी गवर्नमेंट का ऐसा ओपिनियन है कि नीट का जो एग्ज़ाम है उसमें अधिकतर प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो वेल्दी घर से हैं, जो अमीर घर से हैं, जो कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं, वो स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है। बेसिकली अर्बन एरिया से जो बच्चे हैं उनका ओवर रिप्रेजेंटेशन है नीट की एग्ज़ाम के सिलेक्शन में, और इस वजह से कहीं ना कहीं रूरल एरियाज़ के गरीब बच्चे जो है वो डिसएडवांटेज में रहते हैं, इसीलिए दे आर नॉट इन फेवर ऑफ दिस एग्ज़ाम।
दूसरा जो कंसर्न है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेके। इस पॉलिसी के तहत क्या होता है, आपको 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना होता है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला से बेसिकली एक लैंग्वेज होगी इंग्लिश और बाकी 2 है जो है वो आपकी हमारी इंडियन लैंग्वेजेस हो सकती हैं। तमिलनाडु का कंसर्न ये है कि ये फॉर्मूला से उन पर हिंदी थोपी जा रही है और इस वजह से वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का अपोज करते हैं, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को क्रिटिसाइज करते हैं। और एक और कंसर्न है उन्हें कि कैसे सेंटर ने उनके 25,000 करोड़ जो है 2500 करोड़ जो है वो नहीं दिए। क्यों? क्योंकि वो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं और ये पैसा उन्हें किसके अंडर मिलना चाहिए था, समग्र शिक्षा अभियान स्कीम के अंतर्गत उन्हें ये पैसा मिलना चाहिए था। तो सेंटर कहीं ना कहीं आर्म ट्विस्ट कर रहा है, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। इस तरह के एक्यूजेशंस जो हैं, इस तरह के कंसर्न्स तमिलनाडु के हैं। बात करते हैं अब टैक्सेशन को लेके। तो तमिलनाडु का जैसे मैंने आपको बताया कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सेकेंड लार्जेस्ट है, पहला जो है वो महाराष्ट्र का है। तो तमिलनाडु का कहना है, तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है, एमके स्टालिन जो है, उनका कहना है कि हर एक रुपया जो तमिलनाडु टैक्स में कंट्रीब्यूट करता है उसके बदले सिर्फ 29 पैसा ही तमिलनाडु को रिटर्न में मिलता है। तो तमिलनाडु को कहीं ना कहीं वो जितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उतना रिटर्न नहीं मिल पा रहा है। ये एक कंसर्न है, मतलब उनके साथ भेदभाव हो रहा है। कहीं ना कहीं तमिलनाडु को ऐसा फील होता है कि उन्हें एक्सक्लूड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो स्टेट्स के पास पावर होती है कि वो खुद के रेवेन्यू जनरेट करें, वो पावर भी उनसे ले ली गई है। जीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में एक क्रिटिसिज्म देता है तमिलनाडु की गवर्नमेंट। तो ये मेजर कंसर्न्स है। बाकी 2 कंसर्न फिस्कल डिवोल्यूशन और डिलिमिटेशन का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब लेट्स टॉक अबाउट कि ये जो कमिटी है इससे क्या कंक्लूजन्स आने की संभावना है, व्हाट टू एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस कमिटी। तो जो कमिटी है उसका पर्पस हम डिस्कस कर चुके हैं। इसकी इंटरिम रिपोर्ट जनवरी 2026 तक आएगी। इसकी जो फाइनल रिपोर्ट है वो 2 साल में आएगी। तो ये कमेटी जो है इन सारे एस्पेक्ट्स पे काम करने वाली है और एक इंटरिम रिपोर्ट 2026 में ही दे देगी। ये फेडरलिज्म को लेकर एक ब्रॉडर डिबेट भी शुरू कर सकती है कि कैसे फेडरलिज्म जो है उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं हम। सेंटर और स्टेट का जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है, क्या हम उसे रिवाइज कर सकते हैं, स्टेट्स अपनी ऑटोनॉमी कैसे ला सकते हैं, कैसे वीकनिंग जो फेडरलिज्म है उसको रिस्टोर कर सकते हैं, इस सब के बारे में शायद एक अच्छा डिस्कशन भी इग्नाइट कर दे। तो ये एक्सपेक्टेशंस हैं इस कमेटी से, हमें आउट ऑफ दिस कमेटी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नाउ एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। ये क्वेश्चन जो है वो सेंटर स्टेट रिलेशंस को लेके जो कमिटीज और कमीशन बने हैं उसके रिस्पेक्ट में ही है। क्वेश्चन पढ़िए, अरेंज द फॉलोइंग कमिटीज और कमीशंस रिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशंस इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कौन सी कमिटीज हैं? पुंची कमीशन, सरकारिया कमीशन, राजमन्नार कमेटी और स्टेट ऑटोनॉमी कमेटी चेयर्ड बाय क्यूरियन जोसेफ। ये अभी वाली जो कमेटी है वो है। अब इसमें से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताना है कि कौन सी पहले बनी है, फिर बाद में बनी है, फिर बाद में बनी है। अब देखो, आपको पता है कि ये तो अभी बनी है 4th वाली, तो ऑप्शन में भी 4th जो है वो लास्ट में ही है। इतना आसान क्वेश्चन नहीं बनाया है, तो आप इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में देंगे। ABCD करके आप अपना आंसर दे सकते हैं। जिसका आंसर सही होगा उसके आगे मैं करेक्ट और थम्स अप मार्क कर दूंगी। जिसका आंसर गलत होगा उसके आगे मैं ट्राई अगेन मार्क कर दूंगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कॉमेंट में MCQ का आंसर तो देना ही है। आपके और कोई विचार हैं अगर इस टॉपिक को लेकर तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।